एक बार फिर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज का विषय है ये जीवामृत विषय नहीं है, प्राकृतिक खेती। देखिए, जीवामृत प्राकृतिक खेती का एक हिस्सा है। जीवामृत प्राकृतिक खेती नहीं है। जीवामृत प्राकृतिक खेती का एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत जरूरी है, लेकिन सब कुछ जैसे कहते हैं ना, जीवन के लिए पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं। तो प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत बहुत जरूरी है, लेकिन जीवामृत सब कुछ नहीं है। तो मित्र, आज मैं आपके सामने जीवामृत का सब कुछ बताऊंगा। पहला विषय ये कि जीवामृत की ज़रूरत क्या है आज। जैसे आपके दिमाग में ऐसे प्रश्न आने चाहिए, जैसे मैंने जीवामृत के बारे में जितनी भी जानकारी हासिल की, 17 साल से मैं इस पर लगा हूँ, तो मैंने अपने आप से प्रश्न पूछता हूँ, भाई जीवामृत क्यों? तो जब आप क्यों पर जाएंगे तो पाएंगे कि जीवामृत में है क्या। ये जो जीवामृत बना जा रहा है इसमें है क्या। तो इसमें माइक्रोब्स हैं, बेनिफिशियल लाभदायक, भूमि के लिए लाभदायक जीवाणु हैं। तो भूमि के लिए लाभदायक जीवाणु हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे खेतों में लाभदायक जीवाणु नष्ट हो चुके हैं। अगर मेरे खेत में जीवाणु हैं तो फिर जीवामृत की जरूरत क्या है? तो जीवामृत की जरूरत इसलिए है क्योंकि मेरे खेत के जीवाणु नष्ट हो गए। अब जब आपके दिमाग में आ जाए नष्ट क्यों हो गए, ये तो जान गए नष्ट हो चुके, तो क्यों नष्ट हुए? क्योंकि हमने प्रचुर मात्रा में पिछले 30-40 सालों से फसल सुरक्षा के नाम पर सफ़ेद गिडार को मारने के लिए, दीमक को मारने के लिए, इसको मारने के लिए, उसको मारने के लिए, और दबा करके क्लोरोपाइरिफास, थिमेटेंजी, फोरेटेंजी, फ्यूराडान, रीजेंट डाला है। तो चंद लोगों ने तो अपने कारोबार बढ़ाए हैं, पैसा कमाया है, चंद लोगों ने। लेकिन बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद देश का 14 करोड़ किसान हुआ है और 14.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन हुई है। और परिणाम क्या हुआ है? परिणाम हम बीमार हुए हैं। तो आज जो प्राकृतिक खेती में बात हो रही, प्राकृतिक खेती और जीवामृत, इसकी ज़रूरत क्या है? तो मैं ज़रूरत बता रहा हूँ। किसान जो भी फसल उगाता है उसका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मैंने कल बोला था कि खेती में हम बीज कहाँ बोते हैं? ज़मीन में। तो अगर मैंने कोई किसी भी फसल का बीज ज़मीन में गिराया है तो कहाँ उगेगा? ज़मीन में। उसका प्रारंभिक लालन पालन कौन करेगा? धरती माँ की कोख। और कोख है बंजर। धरती माता की कोख में दम नहीं है। क्यों? वहाँ पर ह्यूमस नहीं है। तो पौधे को इनिशियली ग्रोथ कराने के लिए जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, मोलिब्डेनम, ऐसी चीज़ें चाहिए, वो ज़मीन में नहीं है, कम है। तो हमको क्या करना पड़ता है? फिर हम यूरिया का, डीएपी का, पोटास का प्रयोग करते हैं। उसके बावजूद भी फसल में हमको कोई प्रॉब्लम दिखती है तो फिर मिट्टी की जांच के नाम पर कहते हैं कि जिंक की कमी, तो जिंक का प्रयोग कराते हैं, कभी सल्फर का प्रयोग कराते हैं, कभी बोरोन का प्रयोग कराते हैं, कभी आयरन की रिकमेंडेशन देते हैं। किसान अभी यूरिया डीएपी से उबर नहीं पाया था, हमने 4-6 प्रकार के और उसको एलिमेंट डालने के लिए बोल दिया। तो प्राकृतिक खेती, आज की तारीख में जो प्राकृतिक खेती की चर्चा वो इसलिए है कि पहला तो ये है कि किसान की आमदनी बढ़े, और आमदनी बढ़ेगी तब जब उसकी लागत कम आएगी। जैसे मान लो कि एक गेहूं की खेती करने वाला किसान 1 हेक्टेयर में 35 कुंटल गेहूं पैदा करता है। 35 कुंटल गेहूं 70,000 रुपये का बाज़ार में बिकता है, और उसने 3,000 का बीज बो दिया, 11,000 का पानी लगा दिया, 7,000 का फर्टिलाइज़र डाल दिया, 6,000 जुताई बुआई में खर्च कर दिया, फिर अभी वो 6-7-8 हज़ार रुपया जो है कटाई मड़ाई में खर्च करने वाला है, ठीक है ना। तो वो जो 70,000 का बेच के आया है उसको 50,000 तो लागत आ गई है उसकी।
जो हम लोग केसीसी जारी करते हैं ना, वो बैंक से लोन जब किसान को देते हैं तो यही तो जोड़ा जाता है कि गेहूं की कास्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या है। तो आप पढ़िएगा तो गेहूं की कास्ट ऑफ कल्टीवेशन 66,000 रुपये प्रति हेक्टेयर है। कितनी है? अलग अलग जिलों में अलग अलग होती है। तो जब हम ये मान रहे हैं कि 66,000 तो गेहूं को पैदा करने में लागत ही लग जाती है और प्रोडक्शन उसका होता है 35 कुंटल, 70,000 रुपये, तो उसको बचा कितना? गेहूं की बेंचमार्क में गेहूं से आमदनी हुई 6-7 हज़ार की और भूसा से आमदनी हो गई 5-6-7 हज़ार की। तो 2.5 एकड़ का किसान क्या 12-15 हज़ार में जी लेगा? मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि सवाल आज क्या है। आज सोशल मीडिया में जाओगे तो आपको पाओगे कि प्राकृतिक खेती से किसान बन गया करोड़पति। उसने प्राकृतिक विधि से हल्दी बोई, हल्दी बो करके 1 एकड़ से 30 लाख की हल्दी बेची। सवाल देश के 14 करोड़ किसानों का है। तो हम ऐसी कोई हाइपोथेटिकल कहानी ना सुने, ना किसी को बताएं और ना ऐसा कोई जादू। फिर बता दूं, खेती में जादू नहीं चल सकता, बिजनेस में जादू चलता होगा। खेती चूंकि प्रकृति की व्यवस्था पर आधारित है, मैंने कहा प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार खेती करना ही प्राकृतिक खेती है। प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में मिलकर के जीना ही प्राकृतिक खेती है। तो अब ये जो जीवामृत इसमें है क्या? मैंने बोला कि हमारी ज़मीन में 100 प्रकार के, 200 प्रकार के, 1000 प्रकार के या 20 प्रकार के जितने भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो पेस्टिसाइड डाल करके नष्ट हो गए ना। अब प्रश्न है वो कहाँ मिलेंगे? जो नष्ट हो गए वो कहाँ हैं? तो वो वहाँ हैं जहाँ ये पेस्टिसाइड नहीं डाले गए। तो वो स्थान कहाँ है? तो वो स्थान है जंगल में। तो जंगल में जो अच्छी बायोडाइवर्सिटी का जंगल है, जहाँ पर ऐसे पेड़ खड़े हों जिनके फल और पत्ते वहीं गिर के सड़ते हों, जिनके फल को इंसान ना खाता हो, वो मैं इसलिए बता दूं क्योंकि जीवामृत में आपने देखा गुड़ डाला जाता है तो सूक्ष्म जीवाणु वहीं ज़्यादा मिलते हैं जहाँ उनको मीठा पदार्थ होता है, डायरेक्ट ग्लूकोज, शुगर, सुक्रोज के रूप में। तो बरगद के पेड़ का बात आती है तो बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, पाकड़ का पेड़, गूलर का पेड़, नीम का पेड़, जामुन का पेड़, अर्जुन का पेड़, इनके फल कोई नहीं खाता, जहाँ गिरते हैं वहीं पड़े रहते हैं। तो ऐसे किसी पेड़ के नीचे जाएंगे और जहाँ देखेंगे खूब बायोमास इकट्ठा है, यानी पैर से अगर देखेंगे तो 1 फुट आधा फुट वहाँ पर खूब कूड़ा करकट पड़ा रहेगा। नीचे हटाएंगे थोड़ा सा मॉइस्चर भी रहेगा 15-20%। वहाँ से हम 5 किलो मिट्टी, पहला नियम ये है कि जो मेरे खेत में जीवाणु नष्ट हो गए हैं, जीवाणु हमें वो खेत में पहुंचाने हैं, तो वो जीवाणु कहाँ मिलेंगे? तो मैंने तय किया जंगल में मिलेंगे। तो जंगल में गए और जंगल में ईमानदारी के साथ मैंने ऐसा स्थान खोजा कि यहाँ पर हो सकते हैं। मेरा दिल कहता है यहाँ पर जीवाणु हो सकते हैं और आपका दिल ऐसा भी कहेगा यहाँ जीवाणु नहीं होंगे। जहाँ पेड़ के नीचे कोई पत्ती वत्ती कुछ गिरा ही नहीं होगा, पत्तियाँ सब बह गई होंगी, बरसात में ज़मीन सूखी होगी, वहाँ जीवाणु कहाँ होंगे? तो अच्छे स्थान से मिट्टी लाना, 5 किलो मिट्टी इसमें डाल देंगे ड्रम में। फिर इसमें ड्रम में मैं पानी भर दूंगा। अब पानी में जीवाणु आ गए, अब मुझे जीवाणु का प्रोपोगेशन कराना, मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो कोई जीवाणु की एक सेल है, जब उसके अंदर वो फूलेगी, 2 भागों में बटेगी, तभी तो एक जीवाणु 2 में कन्वर्ट होगा। तो उसको भोजन चाहिए। तो मैं फिर बता दूं, जीवाणुओं का पहला भोजन है शुगर। लैब में बायो फर्टिलाइज़र, किसी देश की, दुनिया की किसी भी बायो फर्टिलाइज़र लैब में कोई जीवाणु के डेवलपमेंट में अगर गौमूत्र या गोबर का यूज करता तो आके बताए हमको। नहीं, पहली शर्त ये थी कि मैं जहाँ से मिट्टी लाया वहाँ जीवाणु होंगे। दूसरी, अब इस जीवाणुओं को खिलाएं क्या? तो पहला भोजन है चीनी या गुड़। चूँकि मैं लैब का किसान, लैब वाला नहीं, उसके पास इतने पैसे नहीं जो ग्लूकोज और अगर और सुक्रोज खिलाए। तो उसके पास ग्लूकोज सुक्रोज के नाम पर क्या है? गुड़ या शक्कर। तो 5 किलो अगर इसमें जीवाणु वो मिट्टी डाली तो 5 किलो डालेंगे गुड़ या चीनी। फिर हम उसमें 5 किलो डालेंगे आटा।
यहाँ एक कन्फ्यूजन है, आटा डालें कि बेसन। बहुत लोग कहते हैं बाबूजी बेसन डालना चाहिए। नो, जो भी ऐसा बाइफर्केशन करता है उसको कम ज्ञान है। कार्बोहाइड्रेट चाहिए ना, बैक्टीरिया को डेवलप होने के लिए शुगर या कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट चाहिए, लेकिन आटा में जो कार्बोहाइड्रेट है वो बैक्टीरिया तुरंत नहीं खाएगा। क्योंकि देखिए, जो चीज़ पानी में घुलनशील है, घुलनशील का मतलब है कि उसका कण नैनो पार्टिकल है, और बैक्टीरिया माइक्रो है, तो माइक्रो के अंदर नैनो जा सकता है, माइक्रो के अंदर माइक्रो नहीं जाएगा, माइक्रो के अंदर माइक्रो नहीं जाएगा। माइक्रो का मतलब है माइक्रो से 10 गुना बड़ा। तो आटा है ना, ये देखिए, आटे के सारे पार्टिकल आप गिन सकते हो, लेंस लगाओगे तो सारे पार्टिकल, लेकिन बैक्टीरिया दिखता है क्या? तो जो चीज़ दिखता नहीं है वो दिखने वाली चीज़ कैसे खा लेगा? लेकिन हाँ, ये डाला इसलिए जाता है क्योंकि थोड़ा सस्ता पड़ता है। और होगा क्या कि ये 1 महीना, ये आटा जो है, जब इस पानी में 1 महीना तक भीगेगा और गुड़ फर्मेंटेट करेगा, तब ये आटा नैनो पार्टिकल में टूटेगा। तब 20, 25, 30 दिन के बाद ये बैक्टीरिया के काम आएगा। तो हमें क्या करना, 5 किलो मिट्टी डाला, पानी भरा, आटा डाला और गुड़ डाला। दिन में 1 बार हम इसको डंडे की सहायता से चला देंगे। 15 दिन के बाद हम ये मानेंगे कि यार शायद कहीं इनका भोजन कम ना पड़ गया हो गुड़ आटा, तो हम 3 किलो गुड़ 3 किलो आटा फिर डाल देंगे, चलाते रहेंगे। 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन के बाद एक बार ऐसा करेंगे कि हम इसको 5 दिन नहीं चलाएंगे। 5 दिन तक, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन, मतलब कभी भी आप, एक दिन ऐसा आएगा, अगर जंगल की 5 किलो मिट्टी लाए थे तो 5 दिन इसको नहीं चलाना। क्यों नहीं चलाना? क्योंकि जंगल की जो मिट्टी लाए थे, आप क्या श्योर हो कि इसमें सारे के सारे लाभदायक जीवाणु थे? प्रकृति की माया में लाभदायक हानिकारक सब चीज़ें होती हैं, तो वहाँ भी नेगेटिव पैथोजन भी थे, नेगेटिव पैथोजन भी यहाँ आए होंगे। तो नेगेटिव का एक पहचान है कि ब्लैक कलर का होगा। जैसे BSc AG में ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव पढ़ाया गया और माइक्रोस्कोप में दिखाया गया, लेकिन हम देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। बस इतना जानते हैं ग्राम नेगेटिव होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है। मैंने 17 सालों में जो प्रैक्टिकल अनुभव किया, बिल्कुल आँख से देखने वाला, मैं बता रहा हूँ। आप 5 दिन इसको नहीं हिलाएंगे, 30, 35, 40 दिन के बाद तो आप क्या देखेंगे कि इसके ऊपर एक ब्लैक कलर की, जैसे दूध में मलाई बैठती है ना, उसी तरीके की एक थिक संरचना बनेगी, ब्लैक कलर की होगी। उसको छलनी से निकाल करके बाहर फेंक दीजिए। ये नेगेटिव पैथोजन थे। अंदर जब जाएंगे तो देखेंगे ये द्रव मेरा पीले कलर का हो गया। 10वें दिन बाद फिर 2 किलो गुड़ 2 किलो आटा डालेंगे। हर 10वें दिन पर 2 किलो गुड़ 2 किलो आटा आप डालते रहेंगे। 2 या 2.5 महीने में इसके माइक्रोब्स, जैसे शुरू में पढ़े हो ना 10 की पावर 6, 10 की पावर 8 और 10 की पावर 9, यहाँ तक बैक्टीरिया फार्म हो जाते हैं। तो इसमें 10 की पावर 7, 8, 9 तक पहुँच जाएंगे। और उसकी पहचान क्या होगी? इसको नाक से सूंघोगे तो स्मेल देखना, पहले 20 दिन में कम थी, फिर 30 दिन में बढ़ गई, फिर 40 दिन में और बढ़ गई, फिर 60 दिन में और बढ़ गई। फिर जब डंडे से हिलाओगे और इसको हाथ डाल दोगे ऐसे, फिर सूंघोगे तो बहुत तेज गंध आएगी। किसी को अच्छी लगेगी, किसी को बुरी लगेगी। अब आपने जो हाथ डाला था, अब इसको ज़रा साबुन से धुलो, खूब ढंग से धुलो, फिर सूंघो। अरे यार बहुत तेज़ है। फिर एक बार धुलो, फिर सूंघो, फिर भी बहुत तेज़ है। समझ लो ये बैक्टीरिया जीवामृत बन गया। और अगर हाथ पानी से धुल लिया, खुशबू गायब हो गई, तो अभी स्टार्ट है। अगर हाथ को एक बार साबुन से धुला और खुशबू चली गई, तो अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। जब 2 बार 3 बार साबुन से हाथ धुलने के बावजूद भी ये खुशबू ना जाए, तो समझ लीजिए बैक्टीरिया, ये जीवामृत कंप्लीट बन गया। अब इसके यूज की बात आती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ये तो 3 साल से 4 साल से चल रहा है ना अपने यूपी में। हालांकि पालेकर जी तो बहुत पहले से बेचारे महाराष्ट्र उधर साउथ में चला रहे हैं।
लेकिन यूपी में कोई किसान इसको कर नहीं रहा है, और तथाकथित जो कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, कर वो भी नहीं रहे। उन्होंने ड्रम रख रखा है, क्योंकि प्राकृतिक खेती में पंजीकरण है, प्राकृतिक खेती के किसान बने हैं, एक मॉडल बन चुके हैं, इसलिए हो हल्ला खूब मचा रहे हैं। रियलिटी क्या है? कर नहीं रहे। क्यों? सत्यता मुझे मालूम है कि जो इसका अभी विज्ञान बताया गया है कि 10 किलो गौमूत्र डाल दो, 10 किलो गोबर डाल दो, फिर 150 लीटर पानी भर दो, 1 किलो बेसन डाल दो, 1 किलो गुड़ डाल दो, अब 72 घंटे के बाद बन जाता है। मैं वैज्ञानिकों से कई बार वीडियो में ऐसा बोल चुका हूँ कि कोई वैज्ञानिक जरा इसका वैज्ञानिक तर्क बताएगा, या कोई बुद्धिजीवी बताए कि जो आप 100 ग्राम मिट्टी डाले थे ना, इतनी 100 ग्राम मिट्टी में 1 ग्राम मिट्टी में माइक्रोब्स होने की संभावना थी। 100 ग्राम मिट्टी में कितना? 1 ग्राम मिट्टी में 90% बायोमास था, 10% में माइक्रोब्स की लिविंग और डेड इकाइयाँ थी, यानी कि 0.001 ग्राम माइक्रोब्स। और 200 लीटर ड्रम में इतनी ज़्यादा संख्या, 72 घंटे में जादू है क्या? इसीलिए मैं कहता हूँ 5 किलो मिट्टी। उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ 2 से 2.5 महीना लगेगा। अब जब ये बनेगा तो अभी क्या बताया जा रहा है कि पहले इसका घन जीवामृत बनाना, बीज बोने के पहले खेत में बिखेरना, फिर पहला पानी लगाना, तो फिर 200 लीटर खेत में ले जाना, फिर पानी के साथ बहाना, फिर जब दूसरा पानी लगाना तो फिर 200 लीटर बहाना, फिर तीसरा पानी लगाना, फिर 200 लीटर बहाना। कल्पना करो, ये कोई किसान बात आपकी मानेगा? क्यों? किसान का खेत किसान के घर से 2 किलोमीटर दूर है, और ये 200 लीटर का ड्रम अगर खेत में बनाएगा तो रात को कोई आएगा, पानी बहाएगा ड्रम लेके, और अगर घर में बनाएगा तो ये ड्रम खेत तक पहुंचाए कैसे जाए? अगर 5 एकड़ का किसान है तो उसको 5 ड्रम हर पानी में चाहिए, तो 15 ड्रम कैसे ले जाएगा खेत पर? एक बात तो ये व्यवहारिक कठिनाई। दूसरा, मैं कहता हूं कि ये प्राकृतिक खेती देश के 14.5 करोड़ किसान करें। अब 2.5 करोड़ किसानों के पास गाय है, तो इसका तो मतलब 12 करोड़ किसान ना करें, क्योंकि इसमें गौमूत्र पड़ता है। तो मैं कहता हूँ गाय मेरी माँ है, लेकिन गाय कब माँ है? ध्यान रखना सनातन संस्कृति में। चलिए, गाय को माँ इसलिए कह देते हैं क्योंकि गाय मुझे आज के 70 साल पहले तक मेरे आने वाली अनंत पीढ़ियों का जो जीवन यापन गाय ने किया, गाय के बैल ने किया। तो गाय किसान इसलिए पालता था क्योंकि वो बैल पैदा करती थी। गाय का सबसे बड़ा इनपुट था बैल, उसके बाद था दूध। अब हम गाय के बैल को सड़क पर छोड़ दिए, साढ़ बन गया है। ट्रैक्टरों पर, कृषि यंत्रों पर भारी अनुदान है, गाय बैल पालने वाले पर कोई तवज्जो नहीं है। तो गाय कोई क्यों पालेगा? क्यों? दूध उसका कोई 60 रुपए लीटर लेता नहीं है। बैल से खेती करने वाले को कोई प्रलोभन सरकार देती नहीं है। सरकार अनुदान देती है ट्रैक्टर से खेती करने वालों को, तो इसलिए बैल तो दिए छोड़। और दूध में मलाई नहीं है, इसलिए दूध भी हो गया सस्ता। एक चीज़ बनाता, सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों का ये देश, जो गाय को माँ कहता है और गाय के बैल को छोड़ दिया, गाय के दूध को छोड़ दिया, वो इस गौमूत्र के लिए गैया पालेगा? हम डंके की चोट पर कहते हैं कि देश में 14 करोड़ किसानों में एक किसान ऐसा है जो ये कह दे कि मैं तो बाबूजी गौमूत्र के लिए गाय पालूंगा। नहीं पालेगा, क्योंकि मैं उससे पूछूंगा कि भाई तू विचित्र आदमी है, तूने दूध के लिए नहीं पाली, तूने बैल के लिए नहीं पाली, तुझे गौमूत्र पसंद आया है। जब बैल के लिए पालेंगे, दूध के लिए पालेंगे, तब भी तो गाय गोबर और गौमूत्र देगी ना, वो कहाँ चला जाएगा? तो गाय का मतलब है बैल, गाय का मतलब है दूध, गाय का मतलब उसका गोबर और गौमूत्र। तो मित्र, इस जीवामृत में गौमूत्र और गोबर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये गोबर और गौमूत्र खेत के लिए बड़ा उपयोगी है। बैल जब खेत खलिहान में कोई मड़ाई होती थी, बैल यूरिन करता था, तो उसी की वजह से फिर उस अनाज में कीड़े नहीं लगते थे,
और फिर बताऊं, गाय के गोबर से, गाय बैल के गोबर में लिपे हुए घर में जब हम बैठते थे, पलोथी मार के खाते थे, चलते थे, फिरते थे, तब ना डायबिटीज़ थी ना हार्ट की बीमारी थी। गाय की महिमा बहुत अनंत है। गाय और गाय के गोबर और गौमूत्र और दूध और बैल की महिमा इतनी है कि बखान नहीं की जा सकती। लेकिन एक और शर्त है कि गाय को कैसे पाला जाए। जब माँ कहते हो तो भाव तो माँ जैसा हो ना, कि मेरी माँ है। अभी क्या है, पॉलीथीन खाने के लिए मजबूर है, खेत में घुस जाता तो किसान बल्लम मार देता है। और फिर क्या कहते हैं, गौमूत्र से हमने जीवामृत बनाया था। तो गाय देवी है, देवी। वो प्रसन्न होने पर, कभी पौराणिक कथा पढ़िए, राजा दिलीप से गाय ने क्या कहा है, कामधेनु गाय ने, कि हे राजन, मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखती हूँ। सिर्फ गाय, अगर मैं दुखी हो जाऊंगी ना तो फिर दुख बरसेंगे। तो गाय हंसती हो, मुस्कुराती हो, अच्छा भोजन मिलता हो, उसको आप प्यार करते हो, दुलार करते हो, शाम को सुबह एक अग्रासन निकालते हो, तब तो गाय के मूत्र से गारंटी है, अगर किसी को कैंसर हो गया तो गौमूत्र से कैंसर ठीक हो जाएगा। गाय के प्रति अगर भाव अच्छे हैं तो, क्योंकि राजा वो प्राचीन सनातन काल में गाय के ऐसे वेदों में वचन लिखे हुए हैं कि गाय प्रसन्न होने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। ठीक है ना। तो ये जीवामृत अब हमको इसलिए किसान नहीं करता क्योंकि उसको 3 ड्रम ले जाने 1 एकड़ ज़मीन में। और मैंने क्या कहा, ये अगर 200 लीटर का जीवामृत आपका बन गया तो आप देखिए क्या करेंगे। जब हाथ डाला, सूंघा, बन गया। जब बन गया तो बन गया। अब क्या करना है, 1 एकड़ ज़मीन, अगर 1 एकड़ ज़मीन के लिए बता रहा हूँ, 1 एकड़ ज़मीन में गेहूं बोना, चना बोना, मटर बोना, सब्जी बोना, कुछ भी बोना, आपको क्या करना है, पलेवा जिस दिन कर रहे हो, पानी भरा है खेत में, आज मान लो आप पानी भरने जा रहे हो, तो इसी का 20 लीटर लो, एक बाल्टी 20 लीटर की ये टांगो और 250 ग्राम ऐसे 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 पूरे खेत में आप बिखेर दो। कोई घन जीवामृत नहीं बनाना, क्योंकि खेत में पानी की एक थिन लेयर थी, तो ये माइक्रोस पानी के साथ मिला और जहाँ जाना था सेटल्ड हो गया, टीका लग गया। अगर भरे हुए पलेवा के समय नहीं डाल पाए, ओट आ गई है, अब जुताई करने जा रहे हो, तब फिर क्या करना, 1 कुंटल सड़ी हुई सूखी हुई गोबर की खाद लेना, इसका 20 लीटर निकालना और उस 1 कुंटल गोबर की खाद में मिलाना, मिक्स करना, और बस खाद बिखेरने लायक हो जाए। ऐसी नमी हो कि हम ऐसे ऐसे बिखेर सकें, क्योंकि बहुत गीली हो जाएगी, जैसे गोबर है ये, मान लो इस तरीके की नमी की, तो आप बिखेरेंगे कैसे। तो इसलिए सूखा होगा, 20% पानी होगा लिक्विड का, तो बिखेरिए और जुताई कर दीजिए और फिर फसल बो दीजिए। अब एक शंका आती है कि साहब, मैंने सुना है और आपने सही सुना है कि अभी वर्तमान में जो 72 घंटे वाला जीवामृत है, किसान कहता है कि बाबूजी हम तो 10 एकड़ ज़मीन है लेकिन अपने लिए हम करते हैं। 10 एकड़ में क्यों नहीं? बोले बाबूजी पैदावार तो खैर घटती है। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे जितनी अच्छी हो, अगर पैदावार किसान की घटेगा तो चाहे कितनी भी अच्छी हो नहीं मानेगा। तो मैं क्या कहता हूँ, वो विज्ञान बताओ कि उसकी पैदावार घटे ना। आप सुनिए कैसे, अगर ये जीवामृत मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर वैसे डाल दिया है, चना की, मटर की, राई की, सरसों की, अलसी की खेती है, तो पैदावार बस इतना ही करने से नहीं घटेगी। आप डीएपी मत देना, क्योंकि दलहनी फसलों तो केवल डीएपी देते हो, डीएपी नहीं देना, पैदावार नहीं घटेगी। करके देख लेना, 1 एकड़ में ऐसा, 1 एकड़ में ऐसा। लेकिन हाँ, अगर गेहूं बोगे तो डीएपी, जिंक और सल्फर, पोटास मत देना, लेकिन यूरिया पहली साल देना। क्यों? जिन फसलों को वेजिटेटिव ग्रोथ की ज़्यादा ज़रूरत है, उनको नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत है। खेत में नाइट्रोजन उतनी नहीं है, और जीवामृत कोई जादू नहीं है कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर रहा हुआ। इसका काम ये है कि पहले बायोमास को खाएगा, तब कुछ बनाएगा। तो वहाँ चूंकि अभी बनाने में प्रोसेस है ना, तब तक हमें नाइट्रोजन देनी पड़ेगी।
अब ये जो जीवामृत बनाया जाए, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, क्या मतलब करना क्या चाहते हो? जैसे इतनी बात समझ गए, जीवाणु नहीं थे जीवाणु डाल दिए, बट जीवाणु क्यों डाले? अब सुनिए, तो एक पढ़ा है शब्द आपने ह्यूमस। आप समझ लीजिए, मानव जीवन में, कृषि में, खेती में, फसल उत्पादन में, मेरे भोजन के स्वाद में, भोजन की पौष्टिकता में जो सब पीछे का कारण है वो ह्यूमस। अगर ज़मीन में ह्यूमस नहीं है तो भोजन बेस्वाद होगा। अगर ज़मीन में ह्यूमस नहीं है तो भोजन में कोई पोषकता नहीं होगी। अगर ज़मीन में ह्यूमस नहीं है तो यूरिया डीएपी लगेगा। अगर ह्यूमस नहीं है तो मनुष्य स्वस्थ नहीं रह सकता। क्योंकि मैंने कहा माँ जिसकी हेल्दी है उसके बच्चे हेल्दी होंगे, और माँ धरती माँ मेरी हेल्दी नहीं है, और धरती माँ को हेल्दी करने का काम करता है ह्यूमस, और ह्यूमस बनता कहते हैं। तो फिर देखिए ये क्या है, गोबर। ये जब सूख जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। अभी यहाँ नीम का झोंका रखा था, नीम का झोंका उठाओ जरा, यहीं कहीं पड़ा है। अभी ये क्या है, नीम की हरी पत्तियां, जब ये सूख जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, कार्बनिक। जब खरपतवार खेत में खड़ा होता है तो उसको क्या कहते हो, खरपतवार। लेकिन जब उसको खुरपी से उखाड़ देते हो, सूख जाता है तो क्या हो जाता है, कार्बनिक। तो देखिए आप, जो भी नेचर का वनस्पतियां हैं, जो भी वनस्पतियां हैं, वनस्पतियां कार्बनिक पदार्थ हैं। इन वनस्पतियों को गाय ने खाया, गोबर किया, वो भी कार्बनिक पदार्थ है। तो अब ये देखिए, ये है कार्बनिक पदार्थ, ड्राई खरपतवार, बाग बगीचों की पत्तियां, क्या है, कार्बनिक पदार्थ। ये खेत में है समथिंग क्वांटिटी में, ये कार्बनिक पदार्थ है। लेकिन कार्बनिक पदार्थ मेरे खेत में 100 कुंटल है, लेकिन ह्यूमस उसमें 1 कुंटल भी नहीं है। क्यों, ह्यूमस बनता कैसे? तो मान लो ये मेरा जीवामृत है। ये जीवामृत में क्या है, इसमें माइक्रोब्स हैं। चूंकि खेत में इस कार्बनिक पदार्थ को कौन खाएगा, केंचुआ, दीमक, सूक्ष्म जीव। जब ये नमी पाएगा और ये कोई भी जमीन में रहने वाला जीवाणु जब इसको अपना भोजन बनाएगा तो उसका जो रिजल्ट निकलेगा, रेजिड्यू निकलेगा, वो होगा ह्यूमस। तो अभी यहाँ ये कार्बनिक पदार्थ तो है, लेकिन ये जीवाणु नहीं है। तो ये जो मैंने जीवामृत बनाया, ये जब मैंने खेत में इनोकुलेट किया तो इसके जो लाभदायक जीवाणु थे, इसको खाया, मतलब इस पर अपना लाइफ साइकिल बिताई, और जीवाणु मल्टीप्लाई हुए, और ये बन जाएगा। देखो ये पदार्थ जो है ना, ये देखो सलन जी, इसको लाओ जरा। ये जो है, ये मानिए कि ये कार्बनिक पदार्थ ही था। अभी जब जीवाणु इस पर कुछ क्रिया करे तो ह्यूमस में ये कन्वर्ट होने लगा। तो हमें क्या करना है, जीवामृत के माध्यम से कार्बनिक पदार्थ को ह्यूमस बना, हमें खेत में ह्यूमस बढ़ाना है। लेकिन अभी क्या है, जो किसान भाई पालेकर जी का ये पुराना ये जो जीवामृत की कहानी, वो क्या कर रहे हैं, 10 साल हो गए, बोले हम तो हर साल हर फसल में जीवामृत डाल रहे हैं। अब जीवाणु तो बहुत हो गए, कार्बनिक पदार्थ के बारे में कुछ सोचा है, ये डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो? तो आप समझना, जीवामृत डाला, मटर की फसल बोई, और खरपतवार को नष्ट करने के लिए वीडीसाइड डाल दिया। फिर मटर काट लाओगे, अब ये जीवाणु क्या खाएगा खेत में? लेकिन खेत में अगर खरपतवार होते तो वो फिर जब मिट्टी में पलटते तो उनका भोजन बनता। तो मुद्दा खेती में सबसे बड़ा मुद्दा है। खेती में जो पारंगत बनना चाहता हो, वो ज़मीन में ह्यूमस की संपूर्ण कहानी अगर समझ लेगा तो खेती में मतलब फिर वो हर प्रश्न का उत्तर किसी के दे सकता है। क्योंकि खेती में अगर ह्यूमस हमारे खेत में कमज़ोर है तो मैं किसान की किसी भी एक समस्या का समाधान करने की स्थिति में होता नहीं हूँ। हम बकवास कुछ भी करें कि जिंक डाल दो, बोरोन डाल दो,
उसकी लागत बढ़ाते रहो, होना नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया? नमस्कार।